मोहल्ले की सबसे छोटी छत वाला ससुराल। शिल्पा बाथरूम में कपड़े धो रही होती है। तभी उसकी नजर अपनी नंद पर पड़ती है जो हाथों में अपनी मोटी किताब लिए जीने की तरफ जा रही होती है। काजल, इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, कपड़े धोने में मेरी मदद करवा दो। छत पर धूप चली जाएगी, फिर कपड़े सूखने में समय लगेगा। मैंने कुछ कपड़े धो दिए, ऊपर जा रही हूँ, इन्हें भी लेती जाओ। यार भाभी, मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ ऊपर, और अगर मैंने कपड़े डाल दिए तो धूप नहीं लगेगी। आप सारे कपड़े धोकर एक साथ ऊपर आ जाना। इतना बोलकर काजल ऊपर चली जाती है और शिल्पा कांपते हुए, महारानी करती तो ऐसे हैं जैसे कि इसे ठंड ही लगती रहती है। हम तो इंसान ही नहीं हैं। इतनी ठंड में कपड़े धो रही हूँ, वो भी ठंडे पानी से। अभी जाकर सारे कपड़े तार पर डालती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे धूप में बैठती है। शिल्पा सारे कपड़े धोकर बाल्टी में कपड़े लिए छत पर जाती है, जहाँ वो देखती है कि छत के कोने में उसका बेटा राजू, सास और नंद धूप में बैठी होती हैं। दादी, थोड़ा साइड हो जाओ ना, मेरे को धूप नहीं लग रही। अरे बेटा, धूप होगी जब तो लगेगी ना। तू जाकर बाहर खेल क्यों नहीं लेता है? माँ जी, धूप चली गई है तो आप भी नीचे चले जाओ या अपनी किसी पड़ोस घर में चली जाओ। आपकी तो बहुत सारी सहेलियां हैं, हम तो घर की बहू हैं, किसी के घर नहीं जा सकती। अब हटिए, मुझे कपड़े डालने हैं। बहू, तेरी तो चिक चिक करने की आदत कभी नहीं जाने वाली। तुझे भी अभी कपड़े धोने थे, अब आधे घंटे के बाद कपड़े डाल देना। थोड़ी सी धूप रहती है बस। माँ जी, अगर धूप लेने का इतना ही शौक है तो आप छत बड़ी क्यों नहीं कर लेती? आप जैसी कंजूस औरत पूरे मोहल्ले में नहीं है। अच्छा खासा पापा जी पूरी छत डलवा रहे थे, अगर पूरी छत डल जाती तो खुली छत मिल जाती हमें, पर नहीं, आपके लिए तो वो पैसा बर्बाद है। ऊपर बस एक कमरा बना दिया और अधूरी छत खोल कर बैठ गई आप, जिस पर सही से धूप भी नहीं आती। हमारे बगल वाले को देखा है, धूप के चलते उन्होंने एक और मंजिल इमारत बनवा डाली। पूरी खुली छत है, कितनी अच्छी धूप रहती है शाम तक उनके घर में। उनके घर की वजह से हमारे छत पर वैसे ही सही से धूप नहीं आती। शिल्पा जब अपनी सास को सुनाना शुरू करती है तो आशा मुंह बनाकर चुपचाप नीचे आ जाती है और शिल्पा भी कपड़े डालकर वहीं बैठ जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम जब पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा होता है तो खाने के साथ उन्हें काफी ठंड लगती है। अरे बहू, सर्दियों में चावल बनाने की क्या जरूरत थी? चावल खाने के बाद कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। हाँ पापा, ठंड तो सच में बहुत ज्यादा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि क्यों न छत पर हम आग जला लें। अरे आग जलाने से अच्छा है कि घर में 2 हीटर लेकर आ जाओ। इतनी छोटी सी छत है, पूरे मोहल्ले में सबसे छोटी छत हमारी है और घर भी छोटा है हमारा। मुश्किल से 5 लोग बैठ जाएं तो किसी दूसरे के लिए जगह नहीं बचती। आप आग जलाओगे, फिर सब अपनी कुर्सी लेकर बैठ जाएंगे। कुछ को जगह मिलेगी और कुछ खड़े होकर बस मुंह देखते रह जाएंगे। बहू, पैसे ना पेड़ पर नहीं होते। ऐसे ही बड़ी छत हो जाती है और माना कि मोहल्ले में सबसे छोटी छत हमारी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारी छत हमेशा ही छोटी रहेगी। और भूल गई, तेरे ससुर जी फर्नीचर का काम करते हैं। दुकान पर कितनी सारी लकड़ियां पड़ी रहती हैं, लोग आकर खरीदते हैं उन लकड़ियों को। और तू कह रही कि लकड़ियों के रहते हुए भी हम हीटर लेकर आ जाए और अपना फिजूल का पैसा खर्च करें, साथ ही बिल भी भरें। माँ जी, इतनी कंजूसी भी अच्छी बात नहीं है, पर मेरा क्या है, जो करना है आप लोगों को कीजिए। शिल्पा मुंह बनाकर सारे गंदे बर्तन लेकर जाती है और पूरा परिवार छत पर जाता है जहाँ तेज ठंडी हवा चल रही होती है। ये भगवान, कितनी तेज हवा चल रही है। अरे रवि बेटा, जल्दी करना। हाँ माँ, थोड़ा सब्र रखो, जला रहा हूँ आग। ठंड हमें भी लग रही है। हाँ, मैं तो अपना स्टूल लेकर आ गई, मैं तो इसी पर बैठूंगी। आज बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। अरे बहन, तुम लोग भी छत पर आग जलाने के लिए आए हो? वैसे ठंड में आग जलाने का भी अपना ही अलग मजा होता है। अब ठंड तो बहुत ज्यादा हो गई, देखो कितनी तेज ठंडी हवा चल रही है, शरीर सुन्न हो रहा है। अरे हाँ बहन, बहुत ज्यादा ठंड है इसलिए तो आग जला रहे हैं। ये लो, आग भी जल गई। चलो भाई, अब हाथ पैर सेकना शुरू कर लो और थोड़ा बहू को भी बुला लो, बेचारी ठंडे पानी में काम करती रहती है। अब पूरा परिवार आग जलाकर हाथ सेकने के लिए बैठ जाता है और जब बहू नीचे से सारे बर्तन साफ करके ऊपर आती है तो वो देखती है कि उसके लिए जगह ही नहीं बची है। काजल, माँ जी, पापा जी, आप सब फिर से कुर्सी स्टूल लेकर बैठ गए हैं। ईंट लेकर भी तो बैठ सकते हो ना, कुर्सी की वजह से सारी जगह घिर जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे भी ठंड लग रही है, ठंडे पानी में काम करके आई हूँ। मुझे भी जगह नहीं मिल रही और सारा धुआं भी मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तो आंखें भी जलने लगी। भाभी, आपकी छत इतनी छोटी है कि आप सब खुद भी इस छत पर आराम से बैठकर हाथ नहीं सेक पाते। हमारी छत देखो कितनी बड़ी है, हम लोग भी तो कुर्सी लगा कर ही बैठे हैं, पर हमें हाथ सेकने में जरा भी परेशानी नहीं हो रही क्योंकि हमारी छत बड़ी है। सुन लिया माँ जी आपने? अब तो पड़ोसी भी हमारी छोटी छत का मजाक उड़ाने लगे हैं, और उड़ाएंगे भी क्यों नहीं, आखिर मोहल्ले में सबसे छोटी छत हमारी जो है।
अरे करिश्मा बेटा, हमारी छत तो छोटी होगी ही ना, हमारा घर भी तो छोटा है और इंसान को उतना ही पैर फैलाना चाहिए जितनी बड़ी चादर हो। हम अपनी औकात से बड़ी छत थोड़ी ना बनवा सकते हैं। आंटी मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, आप तो बस छोटी छोटी बात को लेकर बैठ जाती हो। आशा करिश्मा को ऐसा करारा जवाब देती है कि करिश्मा चुपचाप अपने परिवार के साथ हाथ सेकना शुरू कर देती है, जिसके बाद रवि अपनी कुर्सी हटा देता है और वो लोग जैसे तैसे एडजस्ट होकर हाथ सेकते हैं। कुछ ही देर में सभी सोने के लिए नीचे आ जाते हैं। इसी तरह कुछ हफ्ते और बीत जाते हैं और एक दिन जब शिल्पा काजल के साथ छत साफ करने के लिए ऊपर आती है तो वो देखती है कि उसकी बगल वाली पड़ोसन, जिसकी छत उनके घर से ऊंची है, वो अपनी छत पर धूप में बैठी मूंगफली खाकर कूड़ा उसकी छत पर फेंक रही हैं। शांति आंटी कितनी बुरी हैं, हमारे घर को तो ये कूड़ादान समझती हैं। देखो तो जरा कैसे छत पर मूंगफली खाकर कूड़ा हमारे छत पर फेंक रही हैं। रुको काजल, इन्हें मैं अभी बताती हूँ। शांति आंटी जी, कूड़ादान नहीं है हमारा घर जहाँ आप कूड़ा फेंक रही हैं। अभी अभी मैंने छत की सफाई की थी ताकि हम लोग भी कुछ देर धूप में बैठ सके, गेहूं डाल सके, पर आपने तो हमारी पूरी छत ही गंदी कर दी। बहू माफ करना, तुम्हारी छत इतनी छोटी है कि इन दो बड़े घरों के सामने दिखती नहीं, धोखा हो जाता है बार बार। अगली बार से ध्यान रखूंगी। शिल्पा के बोलने पर शांति कूड़ा फेंकना बंद कर देती है और फिर एक बार फिर शिल्पा पूरी छत साफ करती है और छत पर ही धूप में बैठकर गेहूं धोने लगती है। कुछ ही देर में जब आशा और विनोद छत पर धूप सेकने के लिए जाते हैं तो गीली छत देखकर अपनी बहू से कहते हैं, अरे बहू, क्या तूने पूरी छत गीली कर दी? अब हम इस ठंड में कहाँ जाए? नीचे भी धूप नहीं आ रही है, थोड़ी सी तो धूप आती है छत पर, वो भी सिर्फ 2 बजे तक। तूने उस पर भी पानी फेर दिया। बहू, मैंने तुझे कितनी बार बोला कि गेहूं नीचे धोया कर और सुमित्रा आंटी की छत पर जाकर डाल दिया कर। उन्होंने कभी हमें मना किया है क्या किसी चीज के लिए? माँ जी, आप लोगों को ठंड लगती है, वैसे मुझे भी ठंड लगती है और मैं थक जाती हूँ, और वैसे भी मुझे दूसरों की छत पर अच्छा नहीं लगता बार बार जाना। अच्छा ठीक है बहू, तू गेहूं साफ कर ले और बाल्टी में रख दे। कुछ ही देर में निखिल आ रहा है हॉस्टल से, अब वो हमारे साथ ही रहेगा, तो तू उसे दे देना, वो सुमित्रा बहन की छत पर गेहूं सूखने के लिए रख आएगा। अपने ससुर के कहने पर शिल्पा गेहूं धोकर बाल्टी में ही रख देती है और पूरी छत अच्छे से साफ कर देती है, जिसके बाद आशा नीचे से चटाई लाती है और दोनों बुढ़ा बुढ़िया धूप में चटाई बिछाकर बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में निखिल घर आता है और आते ही वो सबसे पहले गेहूं सुमित्रा की छत पर डालने के लिए जाता है। अरे बेटा, पूरे 6 महीने के बाद तो हॉस्टल से आया इस ठंड में और आते ही तुझे काम पर भी लगा दिया। क्या करें आंटी, यही जिंदगी है। वैसे अब मैं यहीं रहूंगा और यहाँ नौकरी देख रहा हूँ ताकि हम भी अपनी छत बड़ी कर सकें। भाभी को छोटी छत की वजह से काफी परेशानी होती है। कोई बात नहीं देवर जी, ये भी आपकी ही छत है। हमने कभी मना किया आंटी को कपड़े या गेहूं डालने से? हमारी छत बहुत बड़ी है, एक तरफ गेहूं डालने के बाद भी पूरी छत खाली रहती है। निखिल सुमित्रा की छत पर गेहूं डाल रहा होता है तो उसकी और भी कुछ पड़ोसनें ये सब देखकर जल रही होती हैं। कुछ देर में निखिल गेहूं डालकर अपने घर चला जाता है और निशा अपनी सास के साथ छत पर ही बैठकर दोपहर के खाने की तैयारी करने लगती है। साथ ही कबूतरों से गेहूं की देखभाल कर रही होती है। ये देखकर उसकी कुछ पड़ोसनें उसे भड़काना शुरू कर देती हैं। अरे सुमित्रा बहन, तुम तो बड़ी ही भोली हो, किसी की भी बातों में आ जाती हो। और तुम तो जानती हो ना कि आशा और उसका परिवार कितना कंजूस है, जानबूझकर अपनी छत बड़ी नहीं कर रहे हैं। मालूम है जुगाड़ से चीजें चल जाती हैं, अगर जरूरत ना होती तो इस तरह की मदद कभी ना करती। भूलो मत, जब तुम्हारी बहू की अचानक से तबीयत खराब हुई थी और तुम्हें उनकी जरूरत थी तो इन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की थी। आंटी, उन्होंने मदद करने से मना भी नहीं किया था। उनके घर में खुद भैया नहीं थे, अंकल जी हमारी क्या ही मदद कर देते, पर उन्होंने फिर भी अपने दोस्त को फोन किया था ताकि वो गाड़ी लेकर आ सके। बहू, वो सब तो बस दिखावा था, पर मेरा क्या है, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। वैसे पड़ोसी पड़ोसी का काम आता है, पर जो पड़ोसी हमारे काम का ही नहीं है, हम उसके काम क्यों आए? पर तुम्हें जो करना है करो। सुमन सुमित्रा और निशा को काफी भड़काने की कोशिश करती है, पर निशा अपनी पड़ोसनों की बातों में नहीं आती। पर सुमित्रा के दिमाग में बार बार सुमन की बातें घूमने लगती हैं और शाम को जब शिल्पा गेहूं लेने के लिए उनके घर आती है तो सुमित्रा बड़ी ही बेरुखी से उससे कहती है, बहू, गेहूं डालकर जाती हो तो अपने गेहूं की निगरानी खुद किया करो। माना कि हम लोग धूप में छत पर बैठे रहते हैं, पर हमें और भी काम रहते हैं। हाँ आंटी, समझ सकती हूँ, पर अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। सुमित्रा से बात करके शिल्पा छत पर जाती है और गेहूं उठाते हुए निशा से बात करती है। शाम के 4 बजने वाले, पर तुम्हारी छत पर तो अभी तक धूप है। वैसे आंटी को क्या हुआ? आज तो बड़ी नाराज लग रही थी मुझे। अरे उन्हें क्या होगा, जानती हो ना, बुढ़ापे का असर चढ़ रहा है उन पर। अब ऐसी उम्र में इंसान थोड़ा चिड़चिड़ा तो हो ही जाता है, ऊपर से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, शायद इसीलिए।
निशा से बात करके शिल्पा ज्यादा नहीं सोचती और गेहूं लेकर अपने घर आ जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब शिल्पा अपनी छत की दीवार पर गीले सर्दियों के मोटे कपड़े सूखने के लिए डालती है तो कपड़े का पानी बाहर गली में गिरता है और बाहर बैठे लोगों के ऊपर टपकने लगता है, जिस वजह से वो लोग मुंह बनाते हुए आशा से कहते हैं, अरे हद है यार इन लोगों की, कहीं पर भी कपड़े डाल देते हैं। आशा बहन अपनी बहू को बोलो वहां से कपड़े हटाए, या तो फिर जब कपड़े का पानी निकल जाए तब सूखने के लिए डालेगी। सारा पानी हमारे ऊपर आ रहा है। अरे भैया, हमारी छोटी सी छत है, अगर हम अपनी छत पर कपड़े नहीं डालेंगे तो कहाँ डालेंगे? जिसको देखो हमारी छोटी छत को लेकर हमें बोलने लगता है। अरे छत हमारी छोटी है, तुम लोगों को क्या दिक्कत होती है? हाँ, तो अधूरी छत क्यों छोड़ी है? इसके ऊपर एक और छत डाल लो, पूरी हो जाएगी, तुम्हारी छत बड़ी हो जाएगी और तुम्हें परेशानी भी नहीं होगी। तुम्हें खुद को परेशानी ना हो इसीलिए तुम दूसरों को थोड़ी ना परेशान करोगी। वाह जी वाह, छत छोटी हमारी, दिक्कत परेशानी आप सबको। मेरी छत छोटी रहे या बड़ी रहे, आप लोगों को इससे क्या? आप अपनी छत से मतलब रखो ना, कौन सा हम लोग तुम्हारी छत पर आ रहे सोने। माँ बस भी करो, अंदर चलो, भाभी ने कपड़े हटा दिए, आप लोग आराम से बैठ जाओ, कपड़े का पानी आप लोगों पर नहीं गिरेगा। काजल जैसे तैसे आशा को शांत करके घर में ले जाती है और जैसे ही आशा घर में आती है शिल्पा अपनी सास से कहती है, माँ जी गली पड़ोसियों से लड़कर कोई फायदा नहीं है, सही तो कह रहे हैं वो लोग, हमें तो परेशानी होती ही है, साथ ही साथ दूसरे लोगों को भी परेशानी होती है। मैं दूसरों की छत पर गेहूं और कपड़े डालने जाती हूँ तो उससे उन लोगों को परेशानी होती है। उस दिन सुमित्रा आंटी ने भी बहुत बेरुखी से बात की। सब अपने घर की मरम्मत करवा रहे हैं, हमारे घर की एक बार हालत देखो, जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं एक बार भी हमने घर की मरम्मत नहीं करवाई। इतने पैसे को आप क्या करोगे? थोड़ा थोड़ा करके काम करवा लो। अब तो देवर जी की भी नौकरी लग गई है। शिल्पा क्यों माँ से बहस कर रही हो? अगर माँ 2 पैसे बचा रही है तो हमारे भले के लिए। आने वाले कुछ समय में तुम्हें पता चल जाएगा कि माँ ऐसा क्यों करती है। और रही निखिल की नौकरी की बात, तो अभी उसकी नौकरी लगी है, उसकी सैलरी नहीं आई। मेरा तो इस घर में कुछ बोलना ही बेकार है। इतनी मुश्किल से मैं कपड़े सुखाती हूँ ताकि तुम लोग पहन सको, पर मेरा क्या है, अब पहनना गीले कपड़े। जब हफ्ते भर तक नहीं सूखेंगे ना, तब बात समझ आएगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। शिल्पा अपने घर वालों से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ ही देर में काजल सभी के लिए खाना लगाती है और खाना खाने के बाद जब रवि अपने कमरे में जाता है तो वो शिल्पा को मनाने की काफी कोशिश करता है। अरे यार शिल्पा क्यों नाराज हो? क्यों नाराज हूँ? छोटी छत होने की वजह से ना सिर्फ गली वालों को हमसे दिक्कत है, बल्कि मुझे खुद भी परेशानी होती है। ऊपर को कबाड़ खाना बना कर रखा हुआ है। अरे उस रूम को हटा दो या तो पूरी छत कर दो ताकि हमें एक खुली छत मिल सके, कम से कम हमारा पूरा परिवार बैठ तो सके। या तो फिर हमारे बगल में जो खाली घर पड़ा है वो खरीद लो। वैसे भी अब इतने पैसे हो चुके हैं हमारे पास कि हम बगल वाला घर खरीद सके, और वो घर बेचने को भी तैयार है। फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है शिल्पा, हम लेंगे वो घर भी माँ ने सोचा है, पर घर लेने के बाद हमें दोनों छतों को बराबर भी तो करना पड़ेगा, उसमें भी तो पैसे लगेंगे। आप लोग छत बड़ी करने के लिए बस पैसे जोड़ते रहो, जब तक पैसे जुड़ेंगे ना वो घर भी महंगा हो जाएगा। शिल्पा अपने पति से काफी नाराज हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शिल्पा जब किसी से कुछ कहना ही छोड़ देती है। और एक दिन जब आशा और विनोद अपने कमरे में बैठकर पैसे गिन रहे होते हैं तभी वहां अचानक से राजू आ जाता है और इतने सारे पैसे देखकर अपने दादा दादी से कहता है, दादी हमारे पास तो बहुत पैसे, कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं ना टन में। मेरे सभी दोस्त कश्मीर शिमला मनाली गए हैं। बेटा ये पैसे किसी और काम के लिए है। इन पैसों से अगर हमने घूमने के लिए गए ना तो हमारा काम अधूरा रह जाएगा। आप लोगों को सब कंजूस सही बोलते हैं। आप लोग तो सच में बहुत कंजूस हो। पैसे होने के बाद भी हमें कहीं नहीं लेकर जाना चाहते। जुबान देख रहे हैं उसकी, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। भाग यहाँ से। माँ बेटे एक जैसे हैं, बस पैसा दिख जाए उड़ाना कैसे है इसकी प्लानिंग बनाने लगते हैं। ये नहीं कि कुछ अच्छा सोचे। आशा राजू को डांटकर कमरे से बाहर कर देती है और दरवाजा बंद कर देती है। रोता हुआ राजू अपनी माँ के पास जाता है और सारी बात बताता है, जिससे शिल्पा अपने बेटे को चुप कराते हुए बोलती है, जाने दे बेटा, जब तेरी दादी मरेंगी ना तो सारा पैसा अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाएंगी और वहाँ सोने का बिस्तर बनवाएंगी। पता नहीं इतनी कंजूसी आखिर करती क्यों है, मेरे बच्चे का भी दिल तोड़ दिया। राजू को रोता देखकर अब शिल्पा जानबूझकर बार बार ऊंची आवाज में अपनी सास को सुनाने की कोशिश करती है, पर आशा को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम जब पूरा परिवार अपनी छोटी सी छत पर आग जलाकर बैठा होता है तो राजू को जगह नहीं मिलती और वो अपनी माँ से कहता है, माँ मैं खड़ा खड़ा थक गई हूँ, मुझे भी बैठने के लिए जगह चाहिए, मुझे अपनी गोदी में बिठा लो ना। हाँ बेटा, तू मेरी गोदी में आ जा, वैसे भी ठंड बहुत ज्यादा है।
जगह है नहीं और तुझे गोद मिलेगी। इसको बाद में गोद में लेना, पहले मुझे पैर सीधा करने दे। आशा अपना पैर सेकने के लिए जैसे ही पैर सीधा करती है, गलती से उसका पैर जलती हुई लकड़ी पर लग जाता है और वो जलती हुई लकड़ी सीधा शिल्पा के पास जाकर गिरती है। पर किसी को कुछ नहीं होता, पर फिर भी सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं और रवि अपनी माँ पर नाराज होता है। माँ, ऐसे कौन पैर फैलाता है? हम सब भी तो आराम से बैठे हैं ना, तुम्हें क्या ज्यादा ठंड लग रही है? अगर अभी किसी को कुछ हो जाता तो? माँ, अब तो मुझे भी यही लगता है कि भाभी बिल्कुल सही कहती हैं। इतनी छोटी छत पर हमारा पूरा परिवार एडजस्ट नहीं हो सकता। काजल, माँ से सोच समझ कर बात करो, कुछ बुरा हुआ नहीं है और माँ भी नहीं चाहती थी कि किसी के साथ कुछ बुरा हो, समझी? रहने दो देवर जी, मैं अपने बेटे को लेकर नीचे जा रही हूँ। आप लोग इस ठंड में आग सेक लो। पड़ोसियों से लड़ सकती हैं, पैसे छुपा के रख सकती हैं, पर अच्छे कामों के लिए उन्हें खर्च नहीं कर सकती हैं। शिल्पा नाराज होकर अपने बेटे के साथ नीचे आ जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद जब घर में शिल्पा अपने बेटे और पति के साथ टीवी देख रही होती है तो वहीं छत पर विनोद और आशा आग जलाकर बैठे होते हैं। निखिल घर के बाहर अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है तो वहीं बार बार काजल के फोन पर उसके बॉयफ्रेंड पवन का फोन आता है। अरे बार बार फोन क्यों कर रहे हो? सब्र रखो थोड़ा, मैं तुम्हें करती हूँ 5 मिनट में। तुम पिछले 15 मिनट से यही बोल रही हो, तुम्हें क्या हो गया है आजकल? तुम बिल्कुल बात नहीं करती। यार कैसे बात करूं? मोहल्ले में ही नहीं बल्कि हमारी पूरी रिश्तेदारी में भी सबसे छोटा घर है हमारा। घर में भैया भाभी बैठे हैं, टीवी चला रहे हैं, छत पर माँ पापा आग जलाकर बैठे हैं, निखिल भैया भी घर के बाहर खड़े हुए। तुम बताओ कहाँ जाकर बात करूं? अभी मैं रसोई में खड़ी होकर बात कर रही हूँ, डर लग रहा है अगर किसी ने सुन लिया तो। अरे हद होती है यार, छोटी छत तुम्हारी है और परेशानी हम सबको उठानी पड़ रही है। पहले कितना अच्छा था, तुम छत पर आकर बात कर लेती थी। बेकार ठंड आ गई। मुझे तो कभी कभी डर लगता है तुम्हारी छोटी छत हमारे रिश्ते को भी छोटा न कर दे और वो कहीं इतनी छोटी न हो जाए कि एक दिन दिखना ही बंद हो जाए। अरे इतना क्यों सोचते हो? गर्मी आने दो, फिर छत पर जाकर तुमसे 2-2 घंटे बात करूंगी। बस 1-2 महीने की बात है। अच्छा चलो अभी मैं रखती हूँ, कोई कोना नहीं मिल रहा है तुमसे बात करने का, मैसेज पर बात कर लो। ठंड और छोटी छत होने की वजह से काजल अपने बॉयफ्रेंड को भी सही से समय नहीं दे पा रही होती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आशा की नंद अपनी बहू और पोती के साथ उनके घर आती है। अरे आ गई तुझे अपने भाई की याद? हाँ, पूरे 4 साल बाद आई है। अब तो रक्षाबंधन पर भी आना बंद कर दिया तूने। भैया जब तक अपने दम पर थी आ जाती थी, अब बहू बेटे हैं कैसे आऊं? आज भी इसीलिए आई हूँ क्योंकि परसों बहू की बहन की देवरानी की शादी है, उनके ससुराल जाना और रास्ते में तुम्हारा घर पड़ता है तो सोचा अपने भाई से भी मिलती जाऊं। बुआ जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। वैसे आज तो और दिनों से ज्यादा ठंड है। पापा चलिए ना छत पर आग जलाते हैं। देवर जी अंधेरा होता नहीं है, आपको आग की तलब हो जाती है। मैंने खाना बना दिया, पहले सब डिनर तो कर लो। तारा और सिमरन के आने से पूरा परिवार खुश था, पर आशा अपनी नंद और उसकी बहू को देखकर अंदर ही अंदर मुंह बनाती है। आ गई हीरोइन कमियां निकालने के लिए है। बेटे की सरकारी नौकरी है, सरकारी अपार्टमेंट मिला है रहने के लिए तो इतरा रही हैं। अभी तक तो मुंह बंद है, पर पक्का मौका मिलते ही हम लोगों का मजाक जरूर बनाएंगी। आशा चुपचाप बैठकर बस तमाशा देख रही थी। कुछ देर में पूरा परिवार खाना खाकर छत पर जाता है और जब विनोद अपने बेटों के साथ मिलकर आग जला रहा होता है तो उनकी छोटी छत देखकर तारा और सिमरन हंसने लगती हैं। क्या हुआ भाभी? बुआ जी, आप हंस क्यों रही हैं? अरे देवर जी, आप लोगों के घर की छत कितनी छोटी है आपको तो पता है। इससे बड़ी तो मेरी रसोई है जो आपके भैया को गवर्नमेंट की तरफ से मिली है। वो अपार्टमेंट बहुत बड़ा है और छत इतनी बड़ी है कि 100 से 200 आदमी आराम से बैठ सकते हैं, पर यहाँ तो 5 से 6 लोग नहीं बैठ सकते और आप छत पर आग जला रहे हैं। भैया भाभी तो शुरू से कंजूस हैं और उन्होंने आपको भी अपनी तरह बना दिया। कम से कम आप तो अपनी छत बड़ी कर लेते या ऐसा घर कर लेते जहाँ की छत बड़ी हो। तारा, तुम्हारे बेटे को गवर्नमेंट की तरफ से घर मिला है और हमने अपने दम पर खरीदा है। तुम्हें सब सरकार की तरफ से मिलता है पर हमें खुद करना होता है। फर्क तो होगा ही। तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है, तुम ज्यादा खर्च करो, हमारे पास कम है तो हम कम खर्च करेंगे। भाभी आप तो मेरी छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाती हो। भैया लगता है भाभी को मेरा यहाँ आना पसंद ही नहीं है। अरे नहीं तारा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तू तो जानती है अपनी भाभी का नेचर। विनोद बात को घुमा देता है, जिसके बाद जितने लोग ऊपर छत पर एडजस्ट हो पाते हैं वो लोग छत पर बैठकर हाथ सेकने लगते हैं। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आशा और विनोद अपने बगल वाले घर के मालिक के घर जाते हैं और उन्हें कुछ पैसे देते हुए कुछ पेपर पर साइन करते हैं। आंटी, आप जानती हैं मकान का रेट बढ़ चुका है, पर आपने मुझे एडवांस पैसे दे रखे थे और कह रखा था, इसीलिए मैंने दाम नहीं बढ़ाया और ना ही किसी और को दिया। अरे बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया।
वैसे घर लेना कोई आम बात नहीं होती। एक एक पैसा जोड़कर मैंने वो छोटा सा घर लिया था, पर उसकी छत इतनी छोटी है कि हमें ठंडी हो या गर्मी बड़ी दिक्कत होती है। गर्मियों में भी हम छत पर सो नहीं पाते। अब तुमने अपना घर हमें दे दिया तो दोनों छतों को बराबर कर देंगे, और जब छत बराबर हो जाएगी तो आधी से ज्यादा परेशानी भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर किसी और के घर पर गेहूं कपड़े डालो तो आजकल पड़ोसियों को भी बुरा लगता है। हाँ, वो बात तो है आंटी, और मुझे तो वैसे भी अपना घर बेचना ही था। हम लोग वहां रहते तो है नहीं। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। कल मेरे बहू बेटे की एनिवर्सरी है और कल के दिन हम ये सरप्राइज देना चाहते हैं। कागजी कार्रवाई खत्म करके विनोद आशा के साथ घर आता है और पेपर्स अपने कमरे की अलमारी में छुपा देता है। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और अगले दिन जब रवि और शिल्पा की सालगिरह होती है तो उस दिन पूरा परिवार घर सजाता है। राजू, तू क्या कर रहा है? हट यहाँ से। निखिल भैया, इन बैलून्स को दीवारों पर लगा दो। सब कुछ मैं ही करूंगा क्या? अरे तुम दोनों भाई बहन बिना लड़े कोई काम नहीं कर सकते हो क्या? जो तूने केक ऑर्डर किया था वो अब तक आया क्यों नहीं? रवि और शिल्पा कुछ ही देर में घर आ जाएंगे। जानता है ना अपनी भाभी को कितनी जल्दी शॉपिंग करके आ जाती है घर। इस तरह आशा अपने बेटा बहू की गैर मौजूदगी में कुछ बलून्स और उनकी फोटो एक दीवार पर लगाकर घर सजाती है। कुछ ही देर में जब रवि और शिल्पा घर आते हैं तो सभी घर वाले एक साथ उन्हें उनकी एनिवर्सरी विश करते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। अरे ये क्या, आप लोगों ने ये सरप्राइज हमारे लिए प्लान किया? माँ, ये सारा प्लान दादी का था और चाचा बुआ के साथ मैंने भी घर सजाया है। माँ, राजू क्या कह रहा है? सच में हमारी सालगिरह की प्लानिंग आपने और पापा ने की? अरे बेटा, ये तेरी माँ है। तू अपनी माँ को जितना कंजूस समझता है ना, वो है नहीं इतनी कंजूस। तेरी माँ एक एक पैसा सही जगह खर्च करती है और सही समय पर ऐसा सरप्राइज देती है ना कि अच्छे अच्छे लोग हैरान रह जाते हैं। अब जल्दी से केक काटो, तुम्हारे लिए हमारे पास एक और प्लान है। बहू की शिकायतें भी तो दूर करनी है। विनोद की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अब जल्दी से शिल्पा अपने पति के साथ सभी घर वालों के साथ मिलकर केक कट करती है और अपनी शादी की 10वीं सालगिरह मनाती है। जिसके बाद विनोद और आशा प्रॉपर्टी के पेपर लाकर अपनी बहू को देते हुए कहते हैं, बहू, मेरे लिए मेरे दोनों बेटे एक बराबर है। अभी निखिल की शादी नहीं हुई, पर कल को उसकी भी बीवी आएगी तो हमारा घर और छोटा पड़ जाएगा। फिर छत पर जगह ही नहीं बचेगी। इसीलिए मैंने सोचा कि बगल वाला घर खरीद लिया जाए। इतने सालों से मैं उस घर को लेने के लिए पैसे जोड़ रही थी। हमने 5 साल पहले ही घर के मालिक से बात कर ली थी और उसे एडवांस भी दे दिया था। पूरे पैसे होते ही उन्होंने वो घर तुम दोनों के नाम लिख दिया। ये घर अब मेरे दोनों बच्चों के नाम है। अब हम दोनों छतों को मिलाकर अपनी छत बड़ी कर सकते हैं, और जब हमारी छत बड़ी होगी तो हमारी छत मोहल्ले की सबसे छोटी नहीं, सबसे बड़ी छत बनेगी। माँ जी, इस घर में मैं पिछले 10 साल से रह रही हूँ, पर मैंने आपको कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। हमेशा आपको भला बुरा कहा, कंजूस बोला, पर आज मुझे समझ में आ गया कि आप क्यों कुछ मामलों में इतनी कंजूस थी। आज तक मैंने आपको जितने भी ताने दिए, जितनी भी कड़वी बातें की, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अगर मुझे पता होता कि आप सालगिरह वाले दिन मुझे इतना बड़ा सरप्राइज देगी तो मैं आपसे कभी इस तरह की बातें ना करती। शिल्पा इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद आशा अपनी बहू के आंसू पोंछती है और पूरा परिवार एक साथ डिनर करके छत पर आग जलाने जाता है। तो वहीं रवि और विनोद कंस्ट्रक्शन वाले से बात करते हैं और अगले ही दिन कंस्ट्रक्शन वाले घर आते हैं और दोनों घरों के बीच की दीवार को तोड़ देते हैं और पूरी छत डालते हैं। और बहुत जल्द आशा के मोहल्ले की सबसे छोटी छत सबसे बड़ी छत बन जाती है। जिसके बाद आशा अपने पड़ोसियों के सामने छत पर गेहूं कपड़े डालते हुए शो ऑफ करती है। बहू, हमारी छत इतनी बड़ी हो गई है कि मोहल्ले की कुछ और औरतें भी हमारी छत पर जाकर कपड़े और गेहूं डाल सकती हैं। यह तो तुमने बिल्कुल सही कहा बहन। वैसे आज मेरी छत पर काफी सारे कपड़े हैं, गेहूं रखने की जगह नहीं। तुम्हारी छत तो काफी बड़ी हो गई। क्या मैं अपना गेहूं डालने के लिए आ जाऊं? हाँ हाँ आंटी, क्यों नहीं, बिल्कुल आओ। और मैं तो कहती हूँ पूरे दिन धूप में हमारी ही छत पर बैठे रहना और अपने गेहूं की निगरानी भी रखना। हम औरों की तरह नहीं है जो अपनी बड़ी छत पर इतराए या किसी के कान भरे। इंसान को किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। सभी का किसी न किसी दिन बदल ही जाता है। इस तरह शिल्पा और आशा की खुशी मोहल्ले वालों को साफ नजर आती है और वो लोग भी उन सभी को करारा जवाब देते हैं। और अब जो कोई उनके छोटे छत होने का मजाक बनाते थे, अब वही लोग उनसे जलते हैं और अब शिल्पा और आशा भी अपने बड़े छत होने से इतराते हैं।